गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर का आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, बिना समय गंवाए आपको बता दूं कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है तो ये जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे हमने एक ग्लास ले लिया, आप लोग लेंस वगैरह देखे होंगे कि इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें ट्रांसफर। या कोई पन्नी आप लेते हैं कि कोई प्लास्टिक फाइबर की कोई पन्नी है, कोई शीट है जिसके इस पार से उस पार, ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इससे इस पार से उस पार देखा जा सकता है। तो ऐसे किसी ट्रांसपेरेंट चीज पर अगर लाइट की रे गिरती है, जैसे इस पर लाइट की रे गिरी, तो आपको पता है कि लाइट यहाँ पर गिरी और इस पार चली गई। ये जनरली हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन इसमें और भी कई चीजें होती हैं। देखो, पहली चीज समझो कि यह मीडियम, जैसे यह एयर है। अब देखो, यह मान लो यह ग्लास है, यह ग्लास का बना हुआ है, और इधर भी मान लो एयर है। मतलब ये एयर है, यहां से लाइट की रे चली ग्लास से होते हुए, फिर उधर दूसरे तरफ एयर में चली गई। तो जहां पर एयर और ग्लास का मीटिंग पॉइंट होगा, जहां एयर और ग्लास का कांटेक्ट पॉइंट होगा, कांटेक्ट सरफेस होगा, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। ये एयर और ग्लास का इंटरफेस हो गया। अब ध्यान दें कि यह इंटरफेस पर जब लाइट की रे गिरेगी तो यहाँ पर तीन फेनोमेना होंगी। तीन फेनोमेना में, और टोटल समझो 3 फेनोमेना में, नंबर 1 होता है कि ढेर सारी लाइट, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ढेर सारी लाइट तो इसको पार करके दूसरे तरफ चली जाती है, मतलब इसके अंदर चली जाती है। तो यह जो लाइट इसमें चली गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसको हम कहते हैं कि ये लाइट ट्रांसमिट हो गई, ये ट्रांसमिशन कहा जाएगा, ये लाइट का ट्रांसमिशन हो गया। दूसरी फेनोमेना होगी कि कुछ लाइट, यह चाहे कितना भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, लेकिन यह जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, यह कुछ न कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन भी होती है। ये सभी में होता है। जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर लाइट गिरती है तो ये ट्रांसमिशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, और कुछ न कुछ लाइट ऐसी होगी जो इस पर टकरा करके फिर वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। पूरी लाइट नहीं लौटेगी, पूरी की पूरी एनर्जी, जो लाइट की टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी लौट करके नहीं आएगी, लेकिन कुछ न कुछ लौट के चली आएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो देखो, अब ये तीनों, जो ट्रांसमिशन में लाइट इधर चली गई, जो एब्जॉर्ब हुई, जो रिफ्लेक्ट हुई, अगर हम इन तीनों की एनर्जी को जोड़ लें तो यह जो हमारी रे इसमें जा रही है, ये जो रे इधर से जाती है एक मीडियम से, उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो यहां से एक बात समझो कि जो भी इंसिडेंट रे जा रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो मीडियम के इंटरफेस पर टकराई, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई, कुछ लाइट ट्रांसमिट हुई, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ये तीनों की एनर्जी को अगर हम जोड़ दें तो इंसिडेंट रे की एनर्जी हमको मिल जाती है। मतलब इंसिडेंट रे की एनर्जी कहाँ डिवाइड हुई, कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई, तीनों को जोड़ दें तो इंसिडेंट रे की एनर्जी हमको मिल जाएगी। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सिंपल आप जानते हैं। तो यहाँ अब ये तो बात आपकी समझ में आ गई कि यह होता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर पड़ती है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब अभी तक मैंने रिफ्रैक्शन शुरू नहीं किया था। अब तक तो मैंने ये बताया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, इंटरफेस क्या है, और इंसिडेंट रे जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर गिरती है तो ये तीन फेनोमेना होती हैं। ये इतनी बातें आपको समझाई मैंने। अब ये समझो कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। जैसे ही एक मीडियम से, ये भले ही यह मीडियम रेयर हो सकता है, ये डेंस हो सकता है कि ये डेंस हो, ये रेयर हो, लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, तो उस समय वह अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, या अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करे। जैसे अगर ये सीधा ऐसे चलती आ रही थी तो बिल्कुल सीधा ही नहीं चली जाएगी, बल्कि थोड़ा सा यह बेंड होकर के जाती है, थोड़ा सा बेंड होकर के फिर सीधी हो जाएगी। अगर लाइट की रे ऐसे आ रही है तो अब इसको जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, बल्कि थोड़ा सा अपने पाथ को चेंज करके फिर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। तो यह जो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसका अपने पाथ से चेंज हो जाना, उसका पाथ को चेंज कर लेना, या हम कहें कि उसका बेंड हो जाना,
बेंडिंग इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, ये अभी मैं बताऊंगा कि कब किधर की ओर जाएगा। तो बात समझो, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसके पाथ का चेंज हो जाना या उसका बेंड हो जाना, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स भी होते हैं, और जो जो रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के उनको समझ लो। जैसे मान लो कि यह कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पर लाइट की रे आई, इस पर इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे आई, तो इस जगह पर पहले हमको नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल हम कैसे ड्रा करते हैं ये भी समझो। जब नॉर्मल ड्रा करना होता है तो हमें ये नहीं देखना होता है कि नॉर्मल इस पर, नॉर्मल जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पर हमको नॉर्मल बनाना है। बस पॉइंट हमारा ये होना चाहिए जहां पर लाइट की रे आकर के गिरी, इस पॉइंट पे गिर रही है तो इस पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देना है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और उसके आगे ये, इसको नॉर्मल को आगे भी बढ़ा लो, ये लाइट की रे आई। अब ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये आगे बढ़ी लाइट की रे, तो मान लो कि ये इस तरह से थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होकर के चली गई, थोड़ा बेंड होकर के चली गई, तो यह जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बना हुआ है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा है, उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन डिवाइडेड बाय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हमको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। और यह रेशियो, देखो एक बात और भी समझो कि यहाँ पर मान लो कि यह कोई एक मीडियम है, तो एक मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, आप जानते हैं। मान लो यहाँ लाइट की स्पीड v1 है, अब यही लाइट दूसरे मीडियम में गई तो इस मीडियम में भी लाइट की स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी, और यही चेंज होना, लाइट की स्पीड का चेंज होना ही रिफ्रैक्शन का कारण है। द काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये समझो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब समझो कि मान लो इसमें लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है, तो v2 भी कांस्टेंट होगा फॉर दिस मीडियम। अब इस मीडियम में तो चेंज होकर के स्पीड चलेगी नहीं, इस मीडियम में v2 है तो v2 इस पूरे मीडियम में रहेगा। इस पूरे मीडियम में v1 है तो ये देखो v1 कांस्टेंट, v2 कांस्टेंट, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, तो यह भी एक कांस्टेंट होगा। v1 बाई v2 इज आल्सो ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द साइन आई बाई साइन आर, मतलब दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट एंड बोथ द कांस्टेंट इज कॉल्ड, इन कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से यह पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है सेकेंड मीडियम का। जैसे ये मीडियम हमने फर्स्ट कह दिया, इस मीडियम को हमने सेकेंड कह दिया, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखो होता क्या है कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ करता, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चलने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए कोई मीडियम जितना ज़्यादा अलाउ करेगा उतना ही उस मीडियम में उस लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। एक चीज़ और भी समझो इसमें कि अगर मान लो कि लाइट जैसे इस मीडियम से इस मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड घटना बढ़ना डिपेंड करता है मीडियम के ज़्यादा रेयर और डेंस होने पर। कहीं भी आप जानते हैं कि अगर थोड़ा सा डेंस है, आप ऐसे भी ध्यान लगाओ, समझो कि अगर जैसे कहीं ट्रैफिक डेंस है तो आपके गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, रेयर ट्रैफिक है, बहुत कम लोग हैं, तो आप तेज स्पीड में चले जाते हो। तो यही चीज़ यहाँ भी है कि अगर मीडियम रेयर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, अगर मीडियम डेंस है तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो यह तरीका होता है लाइट की स्पीड के घटने और बढ़ने का।
और यही लाइट की स्पीड के रेशियो को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। और ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको एक और भी जानकारी देता है कि एक मीडियम लाइट की स्पीड को कितने गुना कम कर रहा है। ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि हमको किसी मीडियम, जैसे यहाँ तो हम जो पा रहे हैं यह हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह सकते हैं कि इस मीडियम के रिलेटिव इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमको मिला v1/v2। यहाँ से दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। और कुछ लोग इन यन की जगह पर म्यू सिंबल भी यूज करते हैं। कुछ लोग यन की जगह पर सिंबल म्यू यूज करते हैं कि 1 μ2 लिखते हैं या μ12 लिखते हैं या μ21 लिखते हैं, लेकिन इन सभी का मतलब एक जैसा ही है और एक ही है। क्या, देखो इस सिंबल के ठीक बाद वाला जो नंबर है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, यहाँ भी वही है। 2 जस्ट इसके आगे सफिक्स में है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे किताब आप कोई भी पढ़ें यही फॉलो किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू होती है v1 डिवाइडेड बाई v2 के। तो दिस वैल्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, आर विथ रेस्पेक्ट टू 1, विथ रेस्पेक्ट टू 2, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसी को हम एक चीज और भी ध्यान देते हैं कि अगर मान लो कि हम इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, जैसे फ्री स्पेस या वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो बिल्कुल रेयर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है। तो हम वैक्यूम में ये कैलकुलेटेड मेजर्ड रिजल्ट है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी वैक्यूम में। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर मान लो ये हो गया वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालने का मतलब कि लाइट कहाँ से कहाँ जाए, वैक्यूम से उस मीडियम में जाए। तो अब देखो मान लो कि हमने वैक्यूम से ग्लास में लिया, तो यहाँ पर n यह ग्लास में जा रही है और कहाँ से जा रही है, वैक्यूम से। तो वैक्यूम को लिखते नहीं है, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाई c। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो हमने c लिख दिया। यहाँ पर अगर हम वैक्यूम लिखते और यहाँ पर लिखते कि ऐसे भी लिख सकते थे कि n वैक्यूम और यहाँ लिखते ग्लास, तो यहाँ पर हमारा इस फार्मूले से क्या बनता, वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन ग्लास। फिर हम इस तरह से लिखते। अब जरा सा यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर हम ऐसे लिखते कि यहाँ ग्लास और यहाँ वैक्यूम, तो अब हम क्या करते हैं, एक हमने तरीका बनाया है कि जब हम किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के या फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं c बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इट गिव्स the refractive index of glass and this refractive index is called absolute refractive index of glass। इसको हम कहते हैं absolute refractive index of glass। इसी तरह से absolute refractive index of किसी भी मीडियम का आप refractive index इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर और डिस्कस करते हैं। देखो मान लो हमने 1n2 लिखा, 1n2 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 में स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में स्पीड। अब अगर मान लो कि दोनों मीडियम वैक्यूम ही हो, दोनों मीडियम फ्री स्पेस हो, तो फ्री स्पेस का जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा,
1/1, मतलब ये v बाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमने c लिया था तो ये c/c मतलब 1। तो हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम का 1 आता है, और बाकी सब का, बाकी हम किसी का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। जैसे देखो यहाँ पर हम ग्लास का लिए हैं तो c ज़्यादा है, ग्लास में वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये तो इससे डेंस है, यहाँ वेलोसिटी कम हुई, यहाँ ज़्यादा हुई, और ज़्यादा में अगर कम से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1 से ज़्यादा, ये वैल्यू आपको मोर देन 1 मिलेगी। ये जो मोर देन 1 मिलेगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज जनरली मोर देन 1, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्ट 1 होता है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और जब भी किसी भी मीडियम का, जैसे हमको मान लो कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट N2 लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ कि इसको हम लोग फिर ग्लास या कोई ये तो लिखते हैं किसका निकालना है, लेकिन यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या समझेंगे कि फ्री स्पेस है, और अगर फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आप कुछ लिखते भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाता है c डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम v2। तो दिस इज द, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से अगर आप समझना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इस तरह से किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमारे पास 1n2 दिया गया है, तो 1n2 का मतलब हम जान रहे हैं v1/v2, ये दो अलग अलग मीडियम है। अब अगर हम इनको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में बनाना चाहें, कि हम ये सोचें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में ये बन जाए, तो इसके लिए हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमको इसे c/v1 लिखना होगा, तब हमको फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा। जैसे अगर मान लो हमको फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो c/v1, और अगर सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो c/v2। तो इसको हम c/v1 और c/v2 के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, ये बस समझ लो एक बार, खूब ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझो, हमको ये मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज दिस वैल्यू, लेकिन अगर हमारे पास दोनों मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से मालूम हो, इसका भी हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है दूसरे मीडियम का और पहले मीडियम का भी, और तब हमको कहा जाए कि फर्स्ट मीडियम के फर्स्ट सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करेंगे। ध्यान दो, अभी तो हमें वेलोसिटी पता है तब हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं, लेकिन दोनों मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से मालूम हो तो हम कैसे ले आएंगे। देखो, होना तो v1/v2 ही चाहिए, लेकिन डिवाइड भी होना चाहिए और c/v1 के भी फॉर्म में होना चाहिए। तो हम देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं c/v2 डिवाइडेड बाई c/v1। अब ध्यान से देखें, क्या यह वही वैल्यू नहीं हो गई जो v1/v2 है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो देखो ये c/v2 तो अपने जगह पर ही रहेगा, इनटू v1/c आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिवीजन को हम लोग बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू चेंज रहते हैं। तो बहुत पुराना रूल है, आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज किया है कि डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं या उलट जाता है, तो उलट गया, आपने इन्वर्ट कर दिया। अब देखो c से c कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या मिली, v1/v2 ही तो मिली, तो ये वैल्यू v1/v2 ही रह गई, सिर्फ हमने इसको इस फॉर्म में c/v2 और c/v1 के फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो c/v2 का मतलब क्या हो गया, n2। अब देखो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ, c/v2 का मतलब n2 डिवाइडेड बाई n1, c/v1 का मतलब n1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 डिवाइडेड बाई n1। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और आगे, अब वेलोसिटी मालूम हो तो वेलोसिटी से आप पता कर सकते हैं, दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है उससे पता कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर
एंगल ऑफ इंसिडेंस या और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम हो तो साइन आई बाई साइन आर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों चारों जो नियम हैं, ये दोनों तीनों से आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कोई एक भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा नहीं है, आप नीट, आईआईटी या आप अपने बोर्ड का, जो आप बोर्ड देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, आप कोई भी पेपर देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन होंगे ही होंगे, छोटे हों बड़े हों वो बात अलग है, लेकिन इस पर क्वेश्चन सभी कंपटीशन में, सभी बोर्ड्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अब देखें, इसका डेफिनेशन लिख दिया, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब दिस फेनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसके हैं तो 2-3 लॉ, लेकिन 2 मेन लॉज जो इसके हैं वो हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये चीज पढ़ी है। दूसरा है फॉर एनी 2 मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर, कलर या वेवलेंथ, एक दिए गए वेवलेंथ की लाइट के लिए और 2 मीडियम के लिए, मतलब एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये सेकेंड वाले लॉ को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, स्नेल्स लॉ। और इससे एक चीज और भी आगे बढ़ो, यहां से समझो, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में ही अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको 1n2 बोलते हैं, मैंने बताया। और इसको हम कहते क्या है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, और ये वैल्यू एक कांस्टेंट होती है v1 बाई v2। ये देखो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2, ये इंसिडेंट रे है, और ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया है, नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वही v1 बाई v2 का रेशियो है, वो कांस्टेंट है। और इसी चीज को हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कहते हैं। ये देखो, लाइट की रे जिसमें जा रही होती है, जिसमें से जा रही होती है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसमें लाइट की रे जा रही है जिस मीडियम में, उसको हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द जहां से आ रही है। तो ये आपका पूरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एक और लॉ भी है, उसको भी मैं लिख देता हूं, वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको भी आप इसी के साथ पढ़िए। देखिए, ये थर्ड लॉ भी देख लें। Whenever light goes from one medium to another, the frequency and phase of light do not change. However, velocity and wavelength of light change. ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। वेलोसिटी तो चेंज होती है, वही तो मेन काज है जिसकी वजह से कि हमको रिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिलती है। और अगर वेलोसिटी बदल, देखो फार्मूला है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो देखो वेलोसिटी बदल गई तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो या तो दोनों बदलने चाहिए या कोई एक बदलना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है बल्कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, फ्रिक्वेंसी और फेज नहीं चेंज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखें काज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैंने पहले ही बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड लाइट की चेंज होती है, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन की घटना होती है। अब बात करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जरा समझो, मान लो कि यहाँ पर ये 2 मीडियम है, एक मीडियम 1, मीडियम 2, इसमें v1 स्पीड, इसमें v2 स्पीड, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बना रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर लाइट की रे मीडियम 1 से 2 में जा रही हो
तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये समझो कि 1 से 2 में जा रही है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम कहेंगे मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1n2 इक्वल टू v1/v2। इसी में अगर मीडियम 1 जो है वह अगर फ्री स्पेस हो जाए, वैक्यूम हो जाए, तब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम वह जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको भी लिख लेते हैं। देखो, इफ लाइट passes from free space to medium 2, then refractive index of 2 with respect to free space is called एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी इसको एयर भी ले लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n2 से। कभी कभी फ्री स्पेस की जगह एयर भी ले लिया जाता है। देखो, फ्री स्पेस और एयर में बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। फ्री स्पेस या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब हम एयर में जाते हैं तो ये 2.99 समथिंग इंटू 10⁸ हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस कैन बी नेग्लेक्टेड आल्सो। तो इसलिए कभी कभी लोग फ्री स्पेस की जगह एयर भी बोलते हैं और वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो अब n2 को कैसे लिखोगे भाई? देखो, n2 की वैल्यू जब हमको कैलकुलेट करनी है, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो इसको हम लोग n2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से किसी का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डेफिनेशन, वो आप लोग फार्मूला भी लिख लें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मैं नीचे लिख देता हूँ इसको ठीक से। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसका वो कितना है। और देखो, एब्सोल्यूट या जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि जिस मीडियम में अब लाइट जा रही है उस मीडियम में उसकी स्पीड कितने गुना घट रही है। इससे आपको ये बात पहले ही हमने बताई थी कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वह मीडियम डेंसर होता है, और वैक्यूम से तो सभी मीडियम वैक्यूम से डेंसर ही होंगे। वैक्यूम से ज़्यादा रेयर मीडियम आपको मिल ही नहीं सकता पूरे यूनिवर्स में कहीं, अब तक तो नहीं मिला है, भगवान जाने आगे। तो आप ये समझें कि अगर सबसे रेयर मीडियम वैक्यूम है तो इससे लाइट किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसमें उसकी स्पीड घट जाएगी, और इस तरह से जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के आपको मिलेंगे वो सभी 1 से ज़्यादा ही होंगे। और अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, मान लीजिए कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि इसमें जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम हो गई और इसमें 1.25 टाइम्स कम हुई है। तो अब आपको यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके ये पता चल जाएगा कि कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंस है। अब इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखने से अगर पूछा जाए कि विच वन इज डेंसर, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वह मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा। और डेंसर का मतलब ऑप्टिकली डेंसर, या ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है, न कि वो डेंसिटी जो आपने पढ़ी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डेंसिटी की बात नहीं है, ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है। तो इस तरह से जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 ऐसे 5 मीडियम आपको दे दिए गए। इसमें अगर आपसे सीधा पूछ दिया जाए विच वन इज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो आपको तुरंत बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब आपको समझा दूं, हम लोग जो डेंसिटी पढ़ते हैं वो डेंसिटी होती है मास और वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम हम लोग कैपिटल वी से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस तरह से आपको ये मालूम होने, और n की वैल्यू हमको 1 मिलती है फॉर वैक्यूम एंड मोर देन 1 फॉर एनी अदर मीडियम। रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट, इसमें देखो अगर किसी रे को बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद किसी जगह पर पहुंची हो, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ, हम इसका कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, डायरेक्ट आप समझें। मान लीजिए कि यहाँ पर यह कोई एक मीडियम है, मीडियम 1, ये मीडियम 2, और यहाँ पर आप एक मिरर ऐसे कंसीडर कर लें, इस तरह से लाइट है। अब लाइट यहाँ से मान लो चली इस तरह से, और यहाँ से ऐसे आई, इस पर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर मान लो यहाँ पहुँची। अब यहाँ से इस मीडियम में जाना है तो मान लो यह सीधा न जा करके थोड़ा सा इस पाथ से चली गई। अब ये समझो, ये लाइट की रे फाइनली मान लो यहाँ पर पहुँची है, और यहाँ पर भी हम एक मिरर रख देते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी एक मिरर रख देते हैं, तो लाइट की रे यहाँ टकराने के बाद आपकी इधर चली जाएगी, इस तरफ निकल गई। अब देखो हमने यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बता दिया, दोनों इसमें दिखाया। क्या हुआ, यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक रिफ्रैक्शन और 2 रिफ्लेक्शन इसको मिले। लाइट चलना यहाँ से शुरू की थी, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और यहाँ ये डेस्टिनेशन यहाँ पहुँची। अब इसी लाइट रे को पूरे ध्यान से समझिएगा, रिवर्जिबिलिटी का क्या मतलब है। इसी लाइट रे को अगर हम यहाँ से इंसिडेंट कर दें तो ये इस पर आएगा, और फिर इसी पाथ को एग्जैक्ट रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पहुँचेगी, और फिर लाइट यहाँ से जा करके इस सोर्स तक पहुँच जाएगी। तो ध्यान से समझो, मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि लाइट की रे कितने रिफ्लेक्शन और कितने रिफ्रैक्शन के बाद किसी जगह पर पहुंची है, इससे मतलब नहीं। जिस जगह पर पहुंची है अगर सोर्स वहां रख दें तो फिर ये अपने ओरिजिनल सोर्स तक अपने पाथ को एग्जैक्ट रिट्रेस करती हुई जाएगी। मतलब पाथ में कहीं भी ये नहीं कि अब ये कोई दूसरा पाथ फॉलो कर ले, लाइट यहां से चलेगी तो कोई दूसरे पाथ से जाए, नहीं, जिस पाथ से ये आई है, जिस जगह पहुंची, अगर उस पाथ को सोर्स बना दें तो लाइट की रे एग्जैक्ट उसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने सोर्स तक पहुंच जाएगी जहां से वो पहले चली थी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्जिबिलिटी। रिवर्जिबिलिटी का जरा सा हम देखें रिफ्रैक्शन में क्या मतलब होता है। मान लो कि ये रे है, ये कोई इंटरफेस है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और इस पर एक रे यहाँ पर आई और आकर के यहाँ से ऐसे चली गई, ये इस तरह से आ रही है रे, ये V1 हो गया, इसमें स्पीड V2 हो गया, यह I हो गया, और ये यहाँ पर R हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ से रे चला रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, 1n2 हम कैलकुलेट करते हैं, और 1n2 की वैल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड दिस वैल्यू वी गेट V1/V2। अब हम क्या करते हैं, रे को उलट देते। उलटने का मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ से रे को एंटर कराते हैं, तो रे यहाँ से चलना शुरू कर रही है, फिर ये ऐसे पहुँचेगी तो इधर की ओर इस तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब उसी पाथ को फॉलो करके जाएगी तो अब इंसिडेंट एंगल तो हो गया R, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना वो बन गया I। अभी तो ये वैल्यू थी, और इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin I
बाई साइन आर, ये दोनों बराबर ही होते हैं, v1 बाई v2 और साइन आई बाई साइन आर इसके लिए बराबर है। अब मीडियम कौन सा है पहला, वो दूसरा मीडियम पहला हो गया। अब लाइट की रे यहाँ से चल रही है, तो अब हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो मीडियम 1 का मिलेगा। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ 2, तो ये लिखेंगे 2n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा v2 बाई v1। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, क्योंकि अब तो लाइट की रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और इधर की ओर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन R डिवाइडेड बाई साइन I। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। अब ये देखो, ये 1 बाई साइन I बाई साइन R का क्या मतलब हुआ, साइन I बाई साइन R तो 1n2 था, तो इसका मतलब 1n2 लिखा जा सकता है। यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि 2n1 कैन आल्सो बी रिटेन एज 1 बाई 1n2 एंड सिमिलरली 1n2 कैन आल्सो बी रिटेन एज 1 बाई 2n1। तो इस तरह से आपके इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी और रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका यही रिलेशन है। रिवर्जिबिलिटी का सीधा मतलब यही है, आफ्टर अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इफ लाइट रीच अ डेस्टिनेशन एंड इफ वी चेंज or if we exchange the source with destination, then light ray exactly retraces its path which was followed earlier। ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो पहले पाथ उसने फॉलो किया था उसी पाथ को वो फिर से रिट्रेस कर रहा है। तो दिस इज रिवर्जिबिलिटी।